नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक बड़ी प्यारी कहानी है। कहानी का नाम है सही निर्णय, जिसे लिखा है पूनम पाठक जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बड़े भैया ने वृद्ध माता पिता की देखभाल करने से इनकार कर दिया तो वंदना बेहद आहत हुई। आखिर उसने ऐसा क्या निर्णय लिया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जानने के लिए चलिए कहानी सुनते हैं सही निर्णय। ठीक है वकील साहब, आप कल आ जाइए, हम बैठकर बात करते हैं। वंदना ने कह तो दिया, पर सच यही था कि अभी भी वह अनिर्णय की स्थिति में थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस स्थिति में उसे क्या निर्णय लेना चाहिए। मायके में कुल जमा 4 लोग थे, माँ, बाबूजी, बड़े भैया और वह। शादी के बाद वह अपने पति के साथ रह रही थी। उधर बड़े भैया भी शादी के बाद माँ बाबूजी से अलग अपनी गृहस्थी बसा चुके थे। 20 साल से उसके माँ बाबूजी छोटे से किराए के घर में अकेले रह रहे थे। चूंकि तीनों घर एक ही शहर में थे, लिहाजा मेल मुलाकात तो होती ही रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर पिछले कुछ समय से माँ के गिरते स्वास्थ्य ने सबको चिंता में डाल दिया था। उम्र के इस पड़ाव पर बाबूजी भी काफी अशक्त हो चले थे। घर के सभी काम, जिस पर माँ की देखभाल अब उनसे सधती न थी। पहले वह माँ बाबूजी को अपने यहाँ बुलाकर कुछ दिनों उनकी देखभाल कर लेती थी। उन दोनों का मन भी थोड़े दिनों के लिए बहल जाता था, लेकिन घर गृहस्थी की बढ़ती जिम्मेदारी की वजह से अब यह संभव नहीं हो पा रहा था। वैसे भी माँ बाबूजी को अब एक स्थायी सहारे की जरूरत थी। चूंकि मायके में कोई और था नहीं, इसलिए उसने बड़े भैया से बात करने का मन बनाया। देखो, अभी मेरे पास अपनी बहुत सी उलझने हैं। बच्चों की पढ़ाई का तगड़ा खर्च, तो ना ही मेरे पास पैसा है और ना ही इतनी जगह कि मैं माँ और बाबूजी को रख पाऊं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा तुम कहो तो महीने के कुछ रुपए मैं उन्हें दे सकता हूँ, वह भी अपने खर्चों में कटौती करके ही। बड़े भैया ने जैसे हाथ खड़े कर दिए। भैया, बात पैसे की नहीं है। क्या आप देख नहीं रहे हैं कि माँ और बाबूजी बिल्कुल अशक्त हो चुके हैं। इस उम्र में पैसे से अधिक उन्हें किसी सहारे की आवश्यकता है, और हमारे सिवा उनका है ही कौन। आप तो जानते हैं कि अभी तक मुझसे जितना बना मैंने उनकी देखभाल की, पर अब मुझ पर भी तो तमाम बढ़ती जिम्मेदारियों का दबाव है। अगर आप उन्हें अपने साथ रख लें तो, रही पैसे और दूसरी कोई भी मदद, तो मैं भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी भरपूर सहायता कर सकूं। वंदना ने बेचारगी से कहा। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति से बात कर सकता हूँ। वैसे भी जब तुम्हें जरूरत पड़ती है, माँ बाबूजी महीनों तुम्हारे घर रुकते हैं। तो अब क्या हो गया? क्या अब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं? भैया की व्यंग्यात्मक टिप्पणी वंदना को चुभ गई। हाँ भैया, मैं मानती हूँ कि माँ बाबूजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि उन्होंने आपके लिए कुछ कम किया है। फिर मैंने भी तो आज तक अपना बेटी धर्म ईमानदार से निभाने का प्रयास किया है, मगर आपने तो, कहकर वंदना ने एक सांस ली। भैया के मन में अपने लिए इतना जहर देखकर उसकी आंखों में दर्द उभर आया। क्या जरूरत पड़ने पर बेटी की मदद करना माँ बाबूजी का कोई गुनाह हो गया? उसने तो इस तरह की बातें कभी सोची ही नहीं। बचपन से माँ ने बड़े भैया को घर में एक विशेष दर्जा दिया। उनकी पढ़ाई की टेबल, उनकी जरूरत की कॉपी किताबें, उन्हें हॉस्टल में रखना, यह सब उनकी मर्जी के मुताबिक ही तय होता था। जबकि वह कैसे भी कहीं भी अपनी पढ़ाई कर लेती थी। उसे कभी किसी विशेष सहूलियत की आवश्यकता नहीं पड़ी। सालों से घर के हर छोटे बड़े फैसले में बड़े भैया को आगे रख उनकी बात का सम्मान रखा जाता था। स्वयं बड़े भैया उसे कई बार कह चुके थे कि बेटा, तुम इस घर के मामलों में मत पड़ा करो, हम आपस में सब निपट लेंगे, तुम तो अपना घर संभालो। इस घर की और माँ बाबूजी की चिंता हम पर छोड़ दो। तो अब क्या हो गया? अब वे क्यों अपनी ही कही बात और जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं? फिलहाल वह इतना समझ चुकी थी कि भैया के मुंह से निकलने वाले ये शब्द असलियत में उसकी भाभी के दिमाग की उपज है। सब समझते हुए वंदना ने आखिरकार खामोशी अख्तियार कर ली। बात आई गई हो गई, पर वंदना की चिंता दिनों दिन बढ़ने लगी। एक बार अमन से बात करके देखूं, हो सकता है वे मेरी परेशानी को समझे। आखिर मैंने भी तो उनके घर वालों के लिए इतना कुछ किया है। सालों से इस घर और ससुराल के प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। क्या मेरा इस घर में कोई हक नहीं बनता? माँ बाबूजी उसके साथ उसके घर में ही रहेंगे तो उसकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी।
हाँ, थोड़ा काम बढ़ जाएगा, पर देखा जाएगा, सोचकर उसने पति से बात करने का निश्चय किया। क्या मूर्खों जैसी बातें करती हो? अपने भाई की जिम्मेदारी अपने कंधे पर क्यों लेना? बेटे के रहते वे लोग बेटे के पास रहें तो लोग क्या कहेंगे? आखिर सामाजिक नियम कायदे भी कोई चीज है? छूटते ही अमन ने सामाजिक मान्यताओं के नाम पर जैसे अपना पल्ला झाड़ लिया। पर माँ बाबूजी ने सदा ही वक्त पड़ने पर हमारी सहायता की है। आज उन्हें हमारी जरूरत है तो हमें भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। भूल गए हमारे बच्चे के जन्म पर माँ ने आकर पूरी डिलीवरी अकेले संभाल ली थी। घर के कामों के अलावा मेरी और परी की देखभाल कितने अच्छे से की थी। वंदना ने पुरानी याद ताज़ा करना चाहिए। अरे, हर माँ अपनी बेटी के लिए ये सब करती ही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इस एहसान के बदले हम जिंदगी भर उनकी जिम्मेदारी ओढ़ लें, वो भी उनके बेटे बहू के होते हुए। अमन ने लापरवाही से कहा। ओहो, वंदना को रंच मात्र भी हैरानी नहीं हुई थी। इतने सालों से साथ रहते हुए वह अमन को इतना तो जान नहीं लगी थी। पर मन का एक कोना अभी भी इस भूल में था कि उसने हर मुश्किल परिस्थिति में अमन का साथ दिया है, तो शायद उसे निराश न होना पड़े। बहरहाल अपनों द्वारा छली जा रही वंदना इस समय भारी उलझन में थी। अपने जन्मदाताओं की फिक्र उसे अधमरा किए दे रही थी। कोई आसरा, कोई सहारा नहीं दिखता था। सपने में भी माँ बाबूजी की चिंताओं से डराती थी। पूरी पूरी रात उसे नींद नहीं आती थी। हे भगवान, माँ बाबूजी के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करना। वे कभी बेबस और लाचार न हो, हमेशा स्वस्थ रहें, किसी की दया के मोहताज न हो। प्रार्थना करते हुए ही वह सिसक पड़ती। एक एक दिन बीतता जा रहा था। माँ की बीमारी, बाबूजी की तीमारदारी और वंदना की लाचारी बढ़ती जा रही थी। क्या करे, किसे अपनी व्यथा कहे? कौन है जो उसके जख्म पर मरहम रख सकता है? क्या कहीं भी माँ बाबूजी को इज्जत की दो रोटी नहीं मिल सकती? आखिरकार वंदना ने एक कड़ा फैसला किया। समाज और खानदान की परवाह किए बिना पास ही एक वृद्धाश्रम जाकर अपने माँ बाबूजी के लिए बात कर सभी औपचारिकताएं पूरी कराई। मन में ज्यादा खुशी ना सही, पर आत्मसंतोष था कि अब माँ बाबूजी बेसहारा तो न रहेंगे। ऐसे में एक दिन उससे वह मनहूस खबर मिली कि माँ को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाते वक्त उन दोनों को एक जीप ने टक्कर मार दी। माँ ने तो सड़क पर ही दम तोड़ दिया और अस्पताल ले जाते जाते बाबूजी की सासों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। एकदम से आ पड़ी इस आपदा ने सभी को विस्मित कर दिया। जिसने भी इस खबर को सुना सन्न रह गया। नाते रिश्तेदारों में सभी की आंखें नम थी। भाई भाभी तो फूट फूट कर रो रहे थे। अमन भी अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पा रहे थे। खुद उसके बच्चे भी नाना नानी को याद करके एक कोने में बैठे सिसक रहे थे। पर वंदना की आंखों में एक बूंद आंसू न था। पता नहीं, पर इस असह्य वेदना और दुख की घड़ी में भी उसके मन में जाने कैसी असीम शांति छाई हुई थी। अपने इस कुकृत्य के लिए वह समाज और परिवार के कोपभाजन का शिकार भी हुई, पर उस पर किसी के व्यंग्य बाणों और तानों का कोई असर न हुआ। परसों ही माँ बाबूजी की तेरहवीं निपटी थी। बीच में एक बार वकील साहब आकर उससे मिलकर जा चुके थे। दरअसल माँ बाबूजी की इंश्योरेंस पॉलिसी के 10 लाख रुपए उसे मिलने थे, क्योंकि माँ बाबूजी ने उसे ही नॉमिनी बनाया था। आज माँ बाबूजी वाले किराए के घर को खाली किया जा रहा था। ज्यादा कुछ सामान तो था नहीं, बस रसोई घर में कुछ बर्तन और बरसों पुराना उनका पलंग और अलमारी, साथ ही कुछ छोटा मोटा सामान। कमरे की एक कोने में स्टूल पर करीने से लगी माँ बाबूजी की फोटो। यह फोटो उनकी जवानी के दिनों की थी, जिसमें बाबूजी के भव्य चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें और माँ की कजरारी भोली चितवन देखते ही बनती थी। माँ की अलमारी देखते वक्त माँ की पसंदीदा साड़ी पर वंदना की निगाह ठहर गई। यह साड़ी बाबूजी ने उन्हें शादी की 50वीं सालगिरह पर दी थी। लाल बूटों से सजी सुनहरी गोटे वाली यह साड़ी माँ को अत्यंत प्रिय थी। वह साड़ी उठाकर वंदना ने अपने सीने से चिपका ली। पल भर को ऐसा महसूस हुआ कि मानो वह माँ के सीने से जा लगी हो। तभी उस साड़ी की तह से एक पर्ची सरकती हुई नीचे जा गिरी। कौतूहलवश वंदना ने उसे उठाया। यह माँ के हाथों लिखी एक छोटी सी चिट्ठी थी, जिसे पढ़कर वंदना की आंखों से अश्रुधारा बह चली। प्रिय बेटी वंदु, हमारी जिंदगी की सांझ नजदीक है।
ईश्वर ही जाने कि कितनी और सांसों की मोहलत बची है हमारे पास। बेटी, हमारी कोई वसीयत नहीं है जिसे हम तुम बच्चों के नाम करके जा सके, मगर संस्कारों की जो दौलत मैंने तुम्हें दी थी, तुमने आज तक भली भांति सहज रखी है। उसके अलावा जाने अनजाने तुमने एक माँ की पूरी विरासत अपने अंदर संजो ली, जो प्रतिपल मैंने तुम्हारे कर्मों के रूप में साकार होते हुए देखी। कितनी विचित्र बात है कि वसीयत देने वाले की इच्छा पर तथा विरासत लेने वाले की इच्छा पर निर्भर होती है। वसीयत हमारी कोई है नहीं और विरासत तुम अपने आप ही संभाल चुकी हो, तो इस नाते हमने तुम्हें अपनी बीमा पॉलिसी का नॉमिनी बनाया है। हमारा आशीर्वाद समझकर पॉलिसी की इस छोटी सी रकम को तुम जहाँ जैसे चाहे खर्च करना। सदा खुश रहो मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ। इतने दिनों का दर्द किसी फोड़े सा फूट कर बह निकला। जी भरकर रो लेने के बाद उसका मन बिल्कुल हल्का हो चुका था। माँ के इस पत्र ने जैसे उसे सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान कर दी थी। बस उसे अब सुबह वकील साहब के आने का इंतजार था। दीदी, आप जो भी निर्णय लो, मुझे बस इतना कहना है कि माँ बाबूजी की अंत्येष्टि से लेकर 13वीं तक आपके भैया ने अपने सारे फर्ज बखूबी निभाए हैं। पैसों की तंगी होते हुए भी उन्होंने हम सबकी इज्जत पर आंच न आने दी और पानी की तरह पैसा बहाया है। भाभी ने इशारों में अपनी बातें वंदना के आगे रख दी। ओह भाभी, तुम अभी तक नहीं समझ पाई माँ बाबूजी के हृदय की पीड़ा को। उन्हें जीते जी हमसे थोड़ी सी देखभाल और अपनापन चाहिए था, ना कि मरने के बाद यह दिखावा। वैसे भी आपने यह सब माँ बाबूजी के लिए नहीं किया, बल्कि समाज में अपनी साख बनाने के लिए किया है। सोचते हुए वंदना का मन उदास हो चला। देखो वंदना, जो करना बहुत सोच समझ कर, अपने बच्चे के भविष्य का सवाल है। अमन ने इससे अधिक बोलना जरूरी नहीं समझा। आखिर वंदना उसकी पत्नी थी। वह जो भी फैसला लेगी उसके पक्ष में ही होगा। उसे इस बात का पूरा विश्वास था। वकील साहब, माँ बाबूजी के बीमा की सारी रकम 10 लाख रुपए मैं उसी वृद्धाश्रम में दान करना चाहती हूँ, जहाँ हर तरफ से निराश होकर मैंने उनके रहने की व्यवस्था की थी। मुझे नहीं लगता कि इस राशि के लिए इससे उपयुक्त पात्र कोई और हो सकता है। वंदना ने दृढ़ शब्दों में अपना निर्णय सबके सामने रख दिया, जिसे सुनते ही वकील साहब के अलावा हर किसी के चेहरे पर मुर्दनी छा गई। वंदना ने कोने में रखे माँ बाबूजी की फोटो पर निगाह डाली। उनके चेहरे की निर्मल मुस्कान जैसे अपने मन की असीम शांति ही बयान कर रही थी और उसे अपने सही निर्णय लेने पर बधाई दे रही थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी सही निर्णय, जिसे लिखा पूनम पाठक जी ने। इस प्यारी सी कहानी के लिए पूनम पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मित्रों, कभी कभी बेटियां कितनी मजबूर हो जाती हैं। वंदना के भाई ने अपने माँ बाप के प्रति उसके कर्तव्य के बारे में उसके विचार उसे बता दिए, असमर्थता बता दी, वो नहीं कर सकता। पति की मंशा भी वह समझ गई थी। तब वंदना ने 2 निर्णय लिए थे। पहला तो ये कि माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम में रखने का, जिससे कि उसके अपने परिवार में शांति बनी रहे और माँ बाबूजी की देखभाल भी सही तरीके से हो सके। उसने दूसरा निर्णय बीमे की राशि वृद्धाश्रम में दान देने का लिया था। आपको क्या लगता है, क्या उसके दोनों निर्णय सही थे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।